नीरजा माधव, उत्तर प्रदेश। आप हिंदी की लेखिका हैं। ये पुरस्कार आपको हाशिए पर खड़े लोगों के लिए हिंदी साहित्य के जरिए कार्य करने की दिशा में सम्मान के रूप में दिया जा रहा है। मित्रों नमस्कार। मित्रों, आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य में हमारे साथ राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च महिला नागरिक सम्मान से सम्मानित डॉक्टर नीरजा माधव, जिन्होंने काशी से कई साहित्यिक विषयों को जन्म दिया है और जिन पर आज पूरे देश में एक संवाद, रिसर्च और विमर्श का दौर चल निकला है। कुछ विद्वान कहते हैं इन्हें कि ये अजातशत्रु लेखिका हैं, लेकिन कई बार इस अजातशत्रु लेखिका को भी बहुत सारी साहित्यिक चुनौतियां स्वीकार करनी पड़ती हैं। डॉक्टर नीरजा माधव सारनाथ में रहती हैं और सारनाथ में बौद्ध धर्म के अनुयायियों के साथ साथ तिब्बती शरणार्थियों का भी एक बड़ा समूह यहाँ रहता है। तिब्बत के बारे में पहली बार उपन्यास के रूप में डॉक्टर नीरजा माधव ने उनकी आजादी के लिए पूरे विश्व को एक आवाज दी। इसी तरह से आज तक पूरे साहित्य समाज के द्वारा उपेक्षित, वंचित थर्ड जेंडर समुदाय को इन्होंने अपनी लेखनी का विषय बनाया और अपने उपन्यास यमदीप के माध्यम से पूरे राष्ट्र में एक अलग सी चेतना जागृत की थर्ड जेंडर के बारे में। एक ग्रंथ हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, जिसे हिंदी साहित्य को जानने वाले छात्रों के लिए कहा जाता है कि पूरक ग्रंथ है। जब तक इस ग्रंथ को ना पढ़ा जाए तब तक हिंदी साहित्य का इतिहास पूरी तरह से समझ में नहीं आएगा। ऐसे ग्रंथ की रचना करने वाली डॉक्टर नीरजा माधव ने कई इतिहासकारों को इस ग्रंथ में कटघरे में खड़ा किया है। बहुत सारे प्रश्न उनसे किए जाते हैं। आज इन्हीं सारे प्रश्नों के साथ मैं भी उपस्थित हूँ। महोदया प्रणाम। नमस्ते। पहले तो महोदया मैं आपको निश्चित रूप से बधाई का पात्र समझता हूँ कि जिस तरीके से आपने काशी में रह करके अनेक विषयों को उठाया है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। महोदय, आपसे मेरा पहला प्रश्न रहेगा, लेखन की शुरुआत आपने किससे की? आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। रूपेश, जैसा कि आप जानते होंगे कि सभी साहित्यकार जी, जो बाद में साहित्यकार के रूप में प्रतिष्ठित होते हैं जी, वो शुरुआती दौर में जब आप देखेंगे तो पाएंगे कि उन्होंने कविताओं से शुरुआत की थी। जी, पता नहीं, एक कुछ ऐसी बात होती है कि पहले आप कविता में ही प्रवेश करते हैं जी, क्योंकि कविता के बारे में माना जाता है कि वो हमारे भीतर की जो कोमल भावनाएं होती हैं उसकी भावभूमि पर टिकी होती हैं। और सबसे पहले कोई भी लेखक, कोई भी साहित्यकार, यदि वह संवेदनशील है तभी वो लेखनी उठाता है जी। और संवेदनशीलता का पहला पड़ाव कविता है। तो जैसे सभी साहित्यकारों ने कविता से प्रारंभ किया, वैसे ही मैंने भी कविताओं से शुरुआत की थी। नहीं जानती थी कि साहित्य के क्षेत्र में आगे चलकर कुछ ईश्वर मुझसे करवा लेंगे, बाबा विश्वनाथ की कृपा कुछ होगी, मैं कुछ लिख पाऊंगी। तो ये सब उनकी कृपा है, मां अन्नपूर्णा की और बाबा विश्वनाथ की। लेकिन शुरुआत मैंने कविताओं से की, इसी काशी से की। बीएचयू की मैं छात्रा थी, तो बीएचयू में जब मैं पीएचडी कर रही थी, हॉस्टल में रहती थी, तो कभी कभी मेरी कविताएं अखबारों में छपती थी। जनवार्ता में, स्वतंत्र भारत, आज, उस समय ये सारे अखबार बड़े चर्चित अखबार हुआ करते थे। अवकाश एक पत्रिका थी आज वालों की, उसमें सबसे पहली मेरी आर्टिकल निकली थी बीएचयू के बारे में, आदमकद आईना और हिंदू विश्वविद्यालय की तस्वीर। तो एक व्यंग रचना थी वो, लेकिन वो प्रकाशित हुई तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। भाई, स्टूडेंट लाइफ में अगर आप कहीं किसी बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका में छपते हैं तो निसंदेह उस बच्चे के लिए तो बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो मैं भी उसी तरह से एक छात्र के रूप में बड़ी प्रसन्न हो रही थी। तो कभी कभी मेरी रचनाएं अखबारों में, पत्रिकाओं में स्थान पाती थी, लेकिन कविताओं से ही शुरुआत मान सकते हैं हम। महोदय, अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा,
हमारे श्रोता लेखक के व्यक्तिगत जीवन के बारे में जानने की रुचि भी रखते हैं। क्या आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? अब मेरे बारे में सब कुछ सब लोग जानते हैं जी। बहुत सारे बच्चे रिसर्च करते हैं मेरे साहित्य पर, तो उस बहाने भी जब वो अपना थीसिस लिख लेते हैं तो उसको पुस्तक के रूप में छपवाते हैं। जी। तो कई बार होता है कि जो दक्षिण भारत के जो छात्र हैं उन लोगों ने जो रिसर्च किया तो कुछ कहीं कंफ्यूजन था, या हो सकता है हमसे संपर्क न कर पाए हो, तो एक छात्र ने उसकी पुस्तक मुझे मिली, पता चला कि उसमें कुछ उसने मेरे बारे में बिना जाने सुने कुछ भी लिख दिया था मेरे परिचय में। तो हमें लगता है कि छात्रों की जानकारी के लिए भी जो सही चीजें हैं वो जानी चाहिए। और अच्छी बात है रूपेश कि आप ये जो इंटरव्यूज कर रहे हैं काशी रहस्य के माध्यम से, तो जो लोग इसको देख रहे होंगे उन लोगों को स्पष्ट होगा कि मैं जौनपुर में एक गांव में पैदा हुई, वहाँ के प्राइमरी विद्यालय से मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई कक्षा 5 तक, और फिर उसके बाद कक्षा 6 से पिताजी मेरे शिक्षक थे सरकारी विद्यालय में, तो उनके साथ जहाँ जहाँ उनका ट्रांसफर होता था 6th 7th 8th मैं उनके साथ जाके पढ़ती थी, उन्हीं के साथ रहती थी, माँ गांव में रहती थी। फिर 8th के बाद मेरा एडमिशन यहाँ आर्य महिला इंटर कॉलेज है चेतगंज में वाराणसी में, वहाँ पर मेरा एडमिशन हो गया। तो फिर 9th से लेके बीए तक आर्य महिला में मैंने अपनी पढ़ाई की, और फिर उसके बाद बीएचयू चली गई। बीएचयू से मैंने एमए किया इंग्लिश में, पीएचडी इंग्लिश में किया, बीएड भी किया पिताजी के कहने से। पिताजी चाहते थे कि मैं बीएड की डिग्री भी ले लूं, तो मैंने बीएड की डिग्री ले ली। शायद उनके मन में रहा होगा कि कहीं टीचर बन जाएगी तो अच्छा रहेगा, लेकिन कहीं न कहीं नियति जो होती है वो अपनी तरह से ले जाती है, बनाती है। मैंने पीएचडी की इंग्लिश में, दुनिया पीएचडी इसलिए करती है कि वो प्रोफेसर बन जाएंगे, लेकिन मैं उसी के साथ साथ पीएचडी के साथ साथ मैं कंपटीशन देती रही। मेरे अंदर कहीं न कहीं एक भाव था कि मैं एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर कोई बनूं। तो पीसीएस में, यूपी पीसीएस में मेरा सिलेक्शन हुआ, और उसी समय मेरा यूपीएससी से, संघ लोक सेवा आयोग से आईबीपीएस के लिए, रेडियो दूरदर्शन के लिए सिलेक्शन हो गया गेस्टेड ऑफिसर के रूप में। तो मैंने उस नौकरी को ज्वाइन कर लिया। जाहिर सी बात है कि 2 ऑप्शन मेरे पास संयोग से था, तो मेरे पिताजी ने कहा कि यूपीपीसीएस के थ्रू जो तुम डीआईओएस हुई हो शिक्षा विभाग की नौकरी के लिए, तो तुम्हारा टेम्परामेंट वो नहीं है कि तुम शिक्षा विभाग की वो नौकरी करो, और तुम्हारे सामने ऑप्शन है एक, जो कि यूपीएससी का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, और वो भी सेम कैटेगरी का, मतलब राजपत्रित अधिकारी क्लास 2 गेस्टेड, और आकाशवाणी और दूरदर्शन। तो एक पीसफुल जॉब है तुम्हारे लिए, तुम्हारे टेम्परामेंट को सूट करता है, तुम उसको ज्वाइन करो। तो मैंने रेडियो दूरदर्शन ज्वाइन कर लिया। तो मेरे जीवन की जो कहानी है बड़ी सीधी सीधी सी ये सब है। हाँ, उसके भीतर के जो उतार चढ़ाव है वो फिर कभी। अवश्य। महोदया, मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा। आपका एक बहुत चर्चित उपन्यास है यमदीप, जो कि 3rd जेंडर पर आधारित है। वह आपका भी पहला उपन्यास है और पूरे भारतवर्ष में 3rd जेंडर के ऊपर केंद्रित भी पहला उपन्यास है। आज तक उस पर तमाम विमर्श हो रहे हैं। आपको उस उपन्यास को लिखने की प्रेरणा कैसे मिली और कौन कौन सी चुनौतियां सामने आई? रूपेश, 3rd जेंडर पर लिखने की प्रेरणा जैसा होता है कि हमारे समाज में हम जो कुछ भी देखते हैं, तो देखते तो ऐसे आमतौर से सभी लोग हैं, हमने भी बहुत बार देखा था। लेकिन एक बार मन में भाव आया जब ये 3rd जेंडर के लोग आए थे मेरी कॉलोनी में, और वो लोग नाच गा रहे थे, कुछ भोंडी सी हरकतें, थोड़ा ठनगन, थोड़ा तालियां पीटना, तो नेग लेने के लिए जल्दी से जल्दी लोग अपने दरवाजे से हटा देना चाहते हैं उन लोगों को। मेरे मन में आया कि आखिर ये किस परिवार में जन्म लेते होंगे, और इनके खाने पीने की व्यवस्था कैसे होती होगी। जरूरी तो नहीं कि हमेशा किसी के यहाँ बच्चा पैदा हो, हमेशा शादी विवाह हो, तमाम जीवन के खर्च होते हैं, और केवल इस तरह के किसी अवसर की तलाश में जिसका जीवन यापन हो रहा हो, तो फिर कैसे इनका पूरा जीवन कटता कैसे है।
मेरे अंदर एक पीड़ा उन लोगों के लिए आई मन में कि इनके बारे में हम कुछ जानें, इनके बारे में हम कुछ लिखें। तो उस समय हम आकाशवाणी में नौकरी कर रहे थे, तो मुझे लगा कि मैं एक कार्यक्रम इन लोगों के ऊपर बनाऊं, जिसे मैं आकाशवाणी से प्रसारित कर सकूं, और फिर जो हम लोगों का एक एनुअल अवार्ड फंक्शन होता था, उसमें कोई जो बेस्ट प्रोग्राम होता है वो अवार्डेड होता है, अवार्ड देते हैं लोग। तो हमने सोचा कि इस तरह से हम इनके ऊपर कोई एक कार्यक्रम बनाएंगे। कार्यक्रम बनाने के लिए हमने इनकी बस्तियों में जाना शुरू किया। तो ये लोग जल्दी अपने बारे में कुछ बताते नहीं हैं। ये हम लोगों से, यानी जो तथाकथित हमारा सभ्य समाज है, इससे दूर रहना चाहते हैं। जी। बहुत मुश्किल से कुछ चीजें बता पाने की स्थिति में लोग आए। जैसे इन लोगों के समूह में जब हम जाते थे तो आपस में कुछ कोड लैंग्वेज में बात करके, सांकेतिक भाषा में, और ये चले जाते थे और हम समझ नहीं पाते थे कि क्या हुआ। तो बाद में पता चला कि इनके गुरुजी से बात किए बिना ये लोग कुछ भी नहीं बताएंगे। तो फिर इनके गुरुजी को तलाश करते हुए 80 पर वो जो बनकटी जी हैं, वहां पर उनकी एक कुटिया जैसी थी। उस समय तक वो इतनी सड़कें चौड़ी नहीं हुई थी। वो वहीं पर एक खपरेल वाले घर में रहते थे उनके गुरुजी। तो उनके गुरुजी से मैंने संपर्क किया और फिर उनसे मैंने जब उरेदना शुरू किया भावनात्मक रूप से, क्योंकि मुझे भी उनकी उस पीड़ा का एहसास था कि आखिर ये भी तो किसी माता पिता के संतान ही है ना, जो आज इस तरह की हरकत करते हैं या अपने को सबसे काट कर रखते हैं। तो जब उनको मैंने कुरेदने की कोशिश की, उनकी भावनाओं को, मैंने कहा कि आपने अपने माता पिता को छोड़ा है, आपके माता पिता छूट गए हैं, क्या आपको उनकी याद कभी नहीं आती? तो उनके गुरुजी जो थे वो फपक कर रो पड़े। बोले क्यों नहीं आएगी बेटी, याद आती है, रो लेते हैं, चुप हो जाते हैं। तो हमने कहा कि जब आपने हमको बेटी कहा है तो हमको अपने बारे में कुछ बताइए, हम आपकी आवाज उठाना चाह रहे हैं। तो धीरे धीरे इनकी बस्तियों में बार बार जाते रहने से इन लोगों ने बहुत सारी बातें हमको बताई। क्या होता है, कैसे होता है, कैसे इनके यहाँ गुरु शिष्य परंपरा है। हमने कहा कि जैसे एक विकलांग बच्चा अपने घर में रहता है, मान लीजिए उसकी आंखें नहीं है, उसके पैर नहीं है, या उसका हाथ नहीं है, या वो मानसिक रूप से विकलांग है, तो माता पिता रख लेते हैं। आपके साथ एक प्रकृति ने क्रूर मजाक किया कि आपके भीतर संतानोत्पत्ति की वो क्षमता नहीं थी जी, लेकिन आप पूरा शरीर से आप सही हैं, सब कुछ ठीक है, फिर आप अपने माता पिता के साथ क्यों नहीं रह सकते एक इस अक्षमता को लेकर। तो उन्होंने कहा कि वही तो है कि समाज हम लोगों को स्वीकार नहीं करता, और एक उम्र होने के बाद माता पिता छिपा भी लेते हैं। हाई स्कूल तक मुझे भी मेरे माता पिता ने छिपा लिया था, जब तक कि मेरे जो ट्रेट्स थे, मेरे जो लक्षण थे थर्ड जेंडर वाले, वो जब तक उभर कर सामने नहीं आए तब तक मेरे माता पिता ने मुझे छिपा कर रखा था। लेकिन जैसे ही 13-14 वर्ष की अवस्था होती है, तो 14 वर्ष के बाद आपने भी देखा होगा, मैंने डॉक्टरों से भी इस संबंध में बातचीत किया, तो 13-14 वर्ष के बाद एक हार्मोनल चेंजेस होते हैं। लड़कियों की आवाज थोड़ी और मधुर हो जाती है, लड़कियों की चाल में एक थोड़ा लचीलापन आ जाता है, लड़कों की आवाज थोड़ी भारी हो जाती है, दाढ़ी मूंछ निकल आती है। तमाम जो डेवलपमेंट होते हैं 14 वर्ष के बाद शुरू होते हैं हार्मोनल चेंजेस। लेकिन जो थर्ड जेंडर का बच्चा होता है उसमें या तो दोनों ही ट्रेट एक साथ आने लगेंगे, जो विकास है लड़कियों का और लड़कों का दोनों एक साथ आ जाएगा। ऐसी स्थिति में वो बहुत लज्जित होते हैं, समाज उनको बहुत अजीब दृष्टि से देखने लगता है कि ये क्या है, कैसा है, मजाक उड़ाएगा, कोई उपहास करेगा। तो उस अभिशप्त जीवन से और वो जो समाज और परिवार के द्वारा उपेक्षा होती है उन बच्चों की, उसके कारण किसी रात के अंधेरे में चुपचाप वो अपने घर परिवार को छोड़कर भाग के आ जाते हैं। लेकिन हमारा समाज इतना क्रूर था, अब तो नहीं है, थर्ड जेंडर के प्रति बहुत सॉफ्ट फीलिंग अब आ चुकी है लोगों के मन में, लेकिन उसके पहले तक इतना क्रूर था हमारा समाज कि तमाम तरह के जो र्यूमर्स हैं, अफवाह हैं, उनके बारे में उड़ाने लगा कि ये लोग जबरदस्ती हिजड़ा बना देते हैं, ये लोग जबरदस्ती पकड़ ले जाते हैं बच्चों को, या जो थर्ड जेंडर के बच्चे होते हैं उनको उठा ले जाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है।
कभी आपने देखा है कि किसी थर्ड जेंडर के समुदाय को कि किसी के बच्चे को जबरदस्ती ले जा रहा हो? कोई माँ देगी अपने बच्चे को? पुलिस किस लिए है, थाना किस लिए है? वो रिपोर्ट नहीं करेगी कि ये लोग हमारे बच्चे को छीन कर ले जा रहे हैं? किसी ने अधिकार नहीं दिया। और ना ही उनके पास इतने संसाधन है थर्ड जेंडर के पास कि वो सबके बच्चे उठा उठा कर ले जाएं या सबको थर्ड जेंडर में परिवर्तित कर दें, उनको जबरदस्ती हिजड़ा बना दें। तो जब हमने उनके गुरुजी से पूछा तो उन्होंने कहा, बेटी देख रही हो मेरी कोठरी ये कच्ची सी, इसमें हम कौन सा ऑपरेशन थिएटर खोले बैठे हैं कि हम किसी लड़के को पकड़ कर ले आएंगे और हिजड़ा यहाँ बना देंगे ऑपरेशन करके। और हमारे पास वो ज्ञान है क्या? एक छोटा सा ऑपरेशन डॉक्टर करते हैं तो कितनी दवाइयाँ, कितनी सुइयां, कितना एनेस्थीसिया सब लगाते हैं, और हम ऐसे पकड़ के किसी को क्या ऑपरेशन कर देंगे? ये तो हम लोगों के बारे में, एक तो हमें भगवान ने खुद ही इस तरह का बना दिया, पता नहीं कौन सा पाप किए थे, और दूसरे समाज भी हमें चैन से नहीं रहने देता, हम लोगों के बारे में इस तरह की र्यूमर्स आती है। तो मुझे लगा कि इन सारे तथ्यों को लेकर एक तरह से एक शोध परक उपन्यास के रूप में मुझे कोई कृति देनी चाहिए, जिससे समाज में एक जागृति पैदा हो कि इस समुदाय के लोगों की अपनी कुछ वेदना है, कुछ पीड़ा है। उस समय तक चुनाव में उनके लिए कोई जेंडर निर्धारित नहीं था, केवल दो थे, स्त्री और पुरुष। तो जब चुनाव आयोग के अधिकारियों से मैंने बात की, उसके बाद से जब मेरा उपन्यास आया है तो सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में उनको वो सारे अधिकार, मौलिक अधिकार दिए, शिक्षा का अधिकार या रिजर्वेशन या जो कुछ भी हमने डिमांड किया था उस उपन्यास में, वो सारे अधिकार स्वतः मिल गए। आपने देखा होगा कोई भी रिजर्वेशन, आरक्षण बहुत जुलूस, धरना, प्रदर्शन देने के बाद लोगों को मिलता है, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि थर्ड जेंडर के लोगों ने कोई जुलूस या धरना प्रदर्शन किया कि हमको भी आरक्षण मिले। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए ये सारे अधिकार थर्ड जेंडर को दिए 2014 में। और उसके बाद से इन्हें चुनाव में भी, इलेक्शन में भी वोट देने का अधिकार मिला। इनके लिए एक तीसरा जो निर्धारण किया गया, स्त्री पुरुष के अलावा अन्य में, मतलब तृतीय श्रेणी का, तो वो सारे अधिकार इनको प्राप्त हुए। तो मुझे लगता है कि मेरा लिखना सार्थक हुआ और पूरे देश में एक विमर्श का दौर चला। भले 10 वर्षों बाद, मेरा उपन्यास 2002 में आया यमदीप, और उसके बाद 10 वर्षों के बाद, लगभग 14 वर्षों के बाद लोगों ने इस पर एक विमर्श करना शुरू किया। हालांकि उस विमर्श से मैं बहुत सहमत नहीं हूँ। लोगों ने उसको नयापन देने के नाम पर या अपने आप को कुछ लेखकों ने हाईलाइट करने के नाम पर उसको किन्नर विमर्श कर दिया। अब किन्नर शब्द जो है वो हिमाचल की एक बहुत अच्छी जाति, देव योनि की जाति कही जाती है किन्नर। यदि होता किन्नर नरेश में राजमहल में रहता, सोने का सिंहासन होता, सिर पर मुकुट चमकता। अब एक तरफ किन्नर जाति वो है और दूसरी तरफ इनको किन्नर कहके तो उन लोगों ने भी विरोध किया कि भाई आपने किन्नर इनको कैसे कह दिया। शब्दकोश में किन्नर शब्द इनके लिए प्रयुक्त ही नहीं है, लेकिन हमारे लेखकों ने ये गलतियां की। मतलब मेरे उपन्यास के बाद कुछ नया करने के चक्कर में लोगों ने उसको किन्नर कर दिया। मैं आज तक असहमत हूँ। मेरे साथ कुछ एक और भी किन्नौर के जो लोग लेखक हैं वो लोग भी सहमत हैं कि हाँ नीरजा जी, मैं आपके साथ हूँ, ये शब्द नहीं प्रयोग होना चाहिए इनके लिए। हमने कहा शब्दों को बदल देने मात्र से उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने जा रहा है। हम शब्द उन्हें कितना भी बहुत महत्वपूर्ण शब्द दे दें, लेकिन जो उनकी वास्तविक स्थिति है, क्या हम उस स्थिति में कोई बदलाव कर पाने की स्थिति में है? नहीं। तो हमें उनकी स्थिति को, उनकी सामाजिक स्वीकार्यता को, उनकी पारिवारिक स्वीकार्यता को बढ़ाने में अपना योगदान देना है, न कि हम शब्द बदल देने से उनकी जिंदगी बदल देंगे। तो मुझे संतोष ये है कि यमदीप उपन्यास के बाद उन्हें वो सारे अधिकार भी मिले और वो आज मेन स्ट्रीम में दिखाई पड़ रहे हैं। महामंडलेश्वर धर्म ने, हमारे धर्म ने, सनातन धर्म ने सबसे पहले स्वीकार किया। हमारे यहाँ प्राचीन साहित्य में भी इनकी चर्चाएं हैं, बृहन्नला के रूप में, शिखंडी के रूप में। मध्यकाल में हरम में रखे जाते थे सुरक्षा के नाम पर ये लोग, तो उसके पीछे भी कहीं ना कहीं वो एक पुरुषवादी मानसिकता थी। रामायण में भी चर्चा है। नहीं, रामायण में तो है, मध्यकाल की मैं बात कर रही हूँ कि ये हरम में सुरक्षा जैसे कार्य में लगाए जाते थे, खोजा छक्का इस नाम से, ठीक है। आपने देखा होगा फिल्मों में भी कि रानियों की, जो हरम में रानियां रहती थी, बादशाहों की, उनकी सुरक्षा के लिए या उनके साथ
क्रीड़ा करने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए, मनोविनोद के लिए इन लोगों को रखा जाता था। तो उसके पीछे कहीं ना कहीं जो बादशाह थे उन लोगों की एक संकुचित मानसिकता थी कि रानियों के साथ कोई पुरुष न रहे सुरक्षा में, उनके साथ थर्ड जेंडर के लोग रहे, ताकि कहीं कोई जो संबंध है वो गलत ना होने पाए। तो कहीं ना कहीं वो पुरुषवादी जो सोच थी बादशाहों की अपनी रानियों के बारे में, उसके कारण उन्होंने उनको सुरक्षा जैसे जगहों पर तैनात किया। अदरवाइज हमें नहीं लगता है कि उस समय भी उनकी स्थिति में बहुत अच्छा कोई संकेत मिलता है कि बड़ी स्थिति सुदृढ़ थी थर्ड जेंडर की। लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद से तो बहुत ही दयनीय स्थिति में ये लोग चले गए थे। लेकिन अब हमारे सनातन धर्म ने भी उनको स्वीकार किया, हमारा समाज उनको स्वीकार कर रहा है। अच्छे पदों पर भी थर्ड जेंडर के लोग कम ही सही आने लगे। अब शिक्षा के क्षेत्र में अपने अधिकारों के प्रति भी वो जागरूक हुए हैं। तो एक साहित्य की मौन विजय कह लीजिए इसको जी, और काशी की उपलब्धि इसको मान लीजिए, क्योंकि काशी से मैंने ये विमर्श शुरू किया और काशी की प्रेरणा रही। तो आपका काशी रहस्य है भी जी, तो एक रहस्य इसको मान सकते हैं। जी, जी। निश्चित रूप से आप महोदया बधाई की पात्र हैं। जिस तरीके से आपने थर्ड जेंडर को लेकर के काशी में रह करके उनके जीवन में जो एक नई उपलब्धि प्रदान कराई है, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। महोदया, मेरा आपसे अगला प्रश्न रहेगा। आपने भारत में सर्वप्रथम तिब्बती शरणार्थियों की राजनीतिक छटपटाहट पर केंद्रित कई उपन्यास और कविता संग्रह लिखे हैं। भारत के राष्ट्रपति ने भी आपको तिब्बती शरणार्थियों की अहिंसक मुक्ति साधना और थर्ड जेंडर पर भारत में प्रथम बार लेखन करने के लिए सर्वोच्च महिला नागरिक सम्मान नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है। इन दो विषयों पर लेखन करने के कारण आप अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी चर्चा का विषय बन गए। एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर लिखने वाली लेखिका के रूप में आपकी पहचान है। आपको अंतर्राष्ट्रीय विषयों पर लिखने की प्रेरणा किससे मिली? आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। देखिए, एक इसको रूपेश मान लो कि मेरे भीतर कभी भी ये जो प्रचलित फैशन है ना साहित्य का, दलित विमर्श, स्त्री विमर्श, जो कुछ भी, वृद्ध विमर्श, ठीक है, विमर्शों का होना बहुत जरूरी भी है। और विमर्श इसीलिए होते ही है कि जब उस स्थिति में सुधार आ जाए तो वो विमर्श अपने आप समाप्त हो जाते हैं। जी जी। तो मैं जो ये प्रचलित फैशन चल निकला स्त्री विमर्श, दलित विमर्श, तो मुझे पता नहीं क्यों लगता था कि बस केवल इसमें उलझकर लेखन करने का कोई मतलब नहीं है। जी। दूसरी चीज ये कि मुझे ये अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं ये भी उतने ही प्रभावित करते रहे हैं जितना मुझे थर्ड जेंडर के लोगों की उपेक्षा या वंचन। जी। तो मेरे दोनों बच्चे छोटे छोटे जब थे, कुहू और केतन, तो वो लोग यहाँ के एक स्कूल में पढ़ते थे, धर्मपाल मॉन्टेसरी स्कूल में। तो मुझे कभी कभी जाना पड़ता था 15 अगस्त और 26 जनवरी पर बच्चों के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, क्योंकि उनका मन रखना होता है, उनकी साइकोलॉजी के साथ माता पिता को चलना होता है। तो एक माँ होने के नाते मैं कभी कभी उनके कार्यक्रम में शामिल होने जाती थी। तो एक बार 15 अगस्त को मैं गई तो पता चला कि उनके यहाँ एक तिब्बती महिला टीचर थी। जी। तो जब हमारा राष्ट्रगान हो रहा था 15 अगस्त को, वो तिब्बती महिला, उन लोगों के ड्रेस अलग होते हैं, वो पांगचिन पहनती हैं, वो अलग ढंग की मोती की माला वाला पहनती हैं, उनका ड्रेस पूरा अलग होता है तिब्बतियों का। लेकिन उस दिन वो तिब्बती महिला सफेद साड़ी में जो लाल बॉर्डर होता है वो साड़ी पहनकर और हमारे यहाँ का राष्ट्रगान गा रही थी। मुझे वो बात बस छू गई कि आज इस महिला के मन में क्या आ रहा होगा कि यदि वो तिब्बती शरणार्थी यहाँ न होती तो भारत का राष्ट्रगान क्यों गा रही होती। आज उसका देश अगर आजाद होता तो वह अपने देश का राष्ट्रगान गा रही होती। भारत का राष्ट्रगान गाना और भारत का ड्रेस पहनना, यानी जो हमारी पारंपरिक वेशभूषा है साड़ी, वो साड़ी पहनकर खड़े होना उसकी विवशता है, क्योंकि वह शरणार्थी है, क्योंकि वह यहाँ नौकरी कर रही है, भारत में रह रही है, उसका अपना देश नहीं है, उसके अपने देश को चीन ने बला कब्जा कर लिया।
वो बिंदु मेरे लिए एक बड़ा पीड़ा देने वाला, कष्ट देने वाला रहा। फिर मेरे मन में आया कि मेरे आसपास इतने तिब्बती लोग रहते हैं। मैं सारनाथ में रहती हूँ, तो सारनाथ में तिब्बती विश्वविद्यालय है, तिब्बती लोग हैं, तिब्बती मंदिर है। तो तिब्बतियों के बारे में मुझे कुछ लिखना है, इनकी अहिंसक मुक्ति साधना के बारे में। तो मैंने एक उपन्यास लिखा, गेशे जंपा। गेशे जंपा, जंपा का अर्थ होता है मैत्री। मैत्री और गेशे जो हमारे यहाँ डॉक्टरेट की डिग्री होती है, पीएचडी की, वो गेशे उन लोगों की डिग्री होती है। अच्छा। तो गेशे जंपा मतलब वो कैरेक्टर जो है हमारा तिब्बती ही है उसमें, उपन्यास में, और उसके इर्द गिर्द पूरी उसकी अहिंसक मुक्ति साधना और भारत में किस तरह से आता है और किस तरह से यहाँ पर शरण लेता है। परम पावन दलाई लामा जी के साथ भाग कर आए हुए जो अनुयायी हैं यहाँ पर धर्मशाला में, हिमाचल में, उन लोगों की जो काशाक है, यानी जो हमारे यहाँ संसद होती है, उन लोगों की अपनी निर्वाचित सरकार की अपनी संसद है, वहां पर किस किस तरह से उन लोगों की राजनीतिक गतिविधियां चलती हैं, तमाम चीजों को लेकर मैंने एक उपन्यास की रचना की। उसमें एक भारतीय कैरेक्टर हुई है देवयानी, जो भारत माँ का प्रतीक बनती है। एक तरह से कहें कि भारत और तिब्बत के अंतर संबंधों को व्याख्यायित करने के लिए हमने देवयानी जैसे कैरेक्टर का निर्माण किया, और उधर गेशे जंपा जो तिब्बत का वो नायक है वो रहता है। तो ये उपन्यास परम पावन दलाई लामा जी के हाथों लोकार्पित हुआ, क्योंकि तिब्बती विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर चाहते थे कि उनकी कम्युनिटी पर भारत में पहली बार हिंदी में उपन्यास लिखा गया है, तो इस उपन्यास का लोकार्पण परम पावन दलाई लामा जी के हाथों हो। तो मैंने कहा मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, मैंने हाँ कर दी। फिर हम लोग दिल्ली गए, वहाँ अशोका होटल में परम पावन दलाई लामा जी ने उस उपन्यास का लोकार्पण किया, और लोकार्पण करने के बाद उनका आह्लाद जो था, अभी मैं आपको एक फोटोग्राफ दिखाऊंगी। वो लोकार्पित करने के बाद वो इतने आह्लादित हुए थे कि उन्होंने एकदम से भावातिरेक में मुझे ऐसे करके गले लगा लिया था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक संत का, एक जो वैश्विक स्तर पर जो संत माना जाता है बौद्ध धर्म का, इतना बड़ा गुरु, और तिब्बतियों के लिए तो भगवान के रूप में, उनका ये आशीर्वाद मुझे मिलना मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मतलब अच्छा शब्द बहुत छोटा है, मेरे पास वो शब्द नहीं है उस चीज की अभिव्यक्ति के लिए जो मैंने फील किया वहां पर परम पावन जी के सानिध्य में रहकर। फिर उस उपन्यास को तिब्बती विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम में भी लगाया गया। उस उपन्यास को मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी सम्मान भी मिला। एक कादरी बंधु थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनाई इस उपन्यास को केंद्र में रखकर। तो इस तरह से और जब परम पावन जी सारनाथ आए, और उस समय तक मेरे मन में ये था कि मैं इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन, मैं अंग्रेजी की विद्यार्थी नहीं हूँ, तो मैंने स्वयं ही मैंने सोचा कि अंग्रेजी में भी इसको मैं लिखूं ताकि ये इंटरनेशनली पूरे विश्व तक जा सके। क्योंकि तिब्बत के मसले पर पूरा विश्व जिस तरह से चुप्पी साधे हुए बैठा रहा है ये बड़ी खलने वाली चुप्पी थी। एक विस्तारवादी देश, चीन जैसा साम्राज्यवादी देश, विस्तारवादी देश किसी एक छोटे से अहिंसक देश को निगल जाता है और पूरा विश्व समुदाय चुप बैठता है, ये मेरे लिए बहुत खलने वाली बात थी। और किस तरह से मानवाधिकारों का हनन होता है तिब्बत में, वहां के लोगों को शरणार्थी बनने के लिए विवश किया जाता है। जो वहां पर है वो गुलाम है, और जो यहाँ भाग कर आए या अमेरिका भाग कर गए वो शरणार्थी हैं। हमने एक बार पूछा आप शरणार्थी क्यों लिखते हैं, क्यों नहीं आप नागरिकता ले लेते, जैसे यहाँ के लोग कहीं भी जाते हैं तो नागरिकता लेने की जुगत में पड़ जाते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि हम शरणार्थी इसलिए बने रहना चाहते हैं क्योंकि हमें अपने देश वापस जाना है। मुझे याद आता रहे कि हम शरणार्थी हैं भारत में, मुझे अपने देश वापस जाना है। ये मुझे बहुत अच्छी भावना इनकी लगी कि ये शरणार्थी शब्द अपने नाम के आगे से हटाना नहीं चाहते हैं। तो ऐसे लोगों का हमें लगता है कि भारत के संदर्भ में भी तिब्बत की आजादी बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे कैलाश मानसरोवर आप देखिए वहाँ तिब्बत में है, और हमारे तीर्थ हैं, हिंदू तीर्थ हैं, बहुत बड़े तीर्थ हैं। आज तिब्बत पर कब्जा कर लेने के कारण वो दोनों तीर्थ जो है वो चीन के क्षेत्र में आ गए हैं।
तो चीन उस पर अपना अधिकार जताता है, हमें उससे परमिशन लेके अपने हिंदू तीर्थ स्थल पर जाना पड़ता है। तो तिब्बत की जो आजादी है, तिब्बत जब तक बफर स्टेट के रूप में चीन और भारत के बीच में था, तो हमारा चीन का टकराहट कभी नहीं थी। हम चीन के निकट पड़ोसी नहीं थे, इसलिए चीन के साथ हमारी टकराहट भी नहीं थी, तनाव भी नहीं था। अब जब तिब्बत पर उसने कब्जा कर लिया चीन ने, तो अब धीरे से वो कभी लद्दाख में, कभी डोकलाम में, कभी अरुणाचल में घुसपैठ करने की कोशिश करता है और अपना दावा करता है। तो ये सारे बिंदु मेरे मन में आ रहे थे जो हमारे राष्ट्र से संबंधित है, राष्ट्र के हित में है। तो गेशे चंपा मैंने लिखा तो एक इनकी पीड़ा के कारण, शरणार्थी होने की पीड़ा के कारण, लेकिन कहीं ना कहीं से वो जाकर हमारे राष्ट्र के संदर्भ में भी महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर परम पावन जी के ही आग्रह पर मैंने लिखा देनपा तिब्बत की डायरी, क्योंकि जो लोग वहां छूट गए हैं तिब्बत में, उनके बारे में परम पावन जी ने कहा कि नीरजा उनके बारे में भी लिखो। और फिर मैंने उनके बारे में, तिब्बत तो जाया नहीं जा सकता, तिब्बत के उन गांवों में तो चाइना सरकार जाने ही नहीं देगी, इसलिए जितना लिटरेचर, जितना उन लोगों से इंटरव्यू करके जो यहाँ लोग हैं, उन लोगों से जो भी हमें मिल सकता था, परम पावन जी से, वाइस चांसलर से, सारे लोगों से लेकर मैंने फिर देनपा तिब्बत की डायरी लिखी। उसके बाद एक बाइलिंगुअल पोएट्री कलेक्शन हिंदी और इंग्लिश में मैंने लिखा फ्री टिबेट। तो फ्री टिबेट एक कविता संग्रह भी उन लोगों के लिए हो गया। तो इस तरह से तिब्बत पर मेरी इच्छा थी, मैंने काम किया। भारत विभाजन जो उपन्यास है मेरा, भारत विभाजन पर, वो पाकिस्तान वाले बॉर्डर पर, जो पाकिस्तान हमसे, भारत से अलग हुआ, उसके बाद तमाम तरह के जो न्यूसेंस क्रिएट करने लगा। तो भारत विभाजन के समय ही सारी चीजें हम लोग के सामने आ गई थी। तो भारत विभाजन पर भी एक तरह से कहा जाए कि वो जो सीमा पर हमारे यहाँ का वो था तनाव, उसको लेकर मैंने लिखा। उधर चाइना वाली सीमा पर जो तिब्बत को निगल जाने के बाद जो सीमा बनी, उस सीमा को लेकर भी मैंने लिखा। देनपा तिब्बत की डायरी, गेशे चंपा, फ्री टिबेट, ये सारे उपन्यास। तो एक तरह से जो इंटरनेशनल इश्यूज थे जो हमारे देश के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, हमारी दो सीमाएं बहुत महत्वपूर्ण है, एक जो उधर पाकिस्तान से लगती हैं, एक इधर जो चाइना से। तो इन दोनों पर मैंने उपन्यास लिखे अपने। महोदय, अगला प्रश्न मेरा आपसे रहेगा, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास जैसा ग्रंथ भी आपने हिंदी समाज को दिया। यह हमारे भारतीय हिंदी साहित्य के इतिहास का पूरक ग्रंथ भी माना जाता है और कोई भी परीक्षा इस ग्रंथ पर आधारित प्रश्नों के बिना अधूरी होती है। कहा जाता है कि इस ग्रंथ में आपने कई हिंदी के विद्वानों को कटघरे में खड़ा किया है, ऐसा क्यों? रूपेश, हमें लगता है कि ये सारी बातें तो आप कह रहे हो, पता नहीं उस ग्रंथ में है कि नहीं है, लेकिन ठीक है, इसमें सत्यांश है, ऐसा नहीं है कि मैं इससे मुकर रही हूँ। सच्चाई यही है कि बहुत सारे इतिहासकारों को मैंने कटघरे में खड़ा किया। कटघरे में खड़ा करना मेरा उद्देश्य नहीं था, बस एक आईना दिखाना उद्देश्य था कि यदि जानबूझकर उन स्त्रियों को ओझल किया गया, ओझल नारी इतिहास, इसीलिए मैंने लिखा कि बहुत सारी स्त्रियों को इतिहास की पुस्तकों में दर्ज नहीं किया गया, जबकि जियो जियो विक्टोरिया रानी जैसी कविताएं लिखने वाले व्यक्ति को भी रामचंद्र शुक्ल ने इतिहास के पन्नों पर दर्ज किया है ना। आप अगर हिंदी साहित्य का इतिहास उठाकर पढ़ेंगे तो आप देखेंगे बड़े छोटे छोटे कवि और लेखक जिनका बहुत योगदान हम नहीं भी मानेंगे। कोई अनुवाद करने वाला था, कोई मराठी से अनुवाद कर रहा था, कोई बांग्ला से कर रहा था, कोई अंग्रेजी का अनुवाद कर रहा था। ऐसे अनुवाद करने वाले लोगों को भी इतिहास के पन्नों में शामिल किया गया। हम इसे अच्छा मानते हैं। इतिहास का कार्य ही है सबको साथ लेकर चलना। इतिहास में अगर हम लगे किसी को छोड़ने, किसी को पकड़ने, तो हमारी विचारधारा हो गई। और आज अगर किसी एक, मान लीजिए वामपंथी विचारधारा के किसी इतिहासकार से आप पूछिए कि आपके इतिहास में कौन कौन होगा, तो एकदम क्लियर कट है कि उसके इतिहास में कौन कौन लोग नाम होंगे। दक्षिणपंथी तो बिल्कुल छूट जाएंगे या बहुत सारे लोगों को छोड़ देंगे। तो इतिहास का काम होता है सबको साथ लेकर चलना, आप किसी को छोड़ कर ना चाहिए। बाद में लोगों को अपने ढंग से उसमें से चुनने दीजिए कि कौन अच्छा लेखक है, कौन नहीं ठीक है। हमारे हिसाब से नहीं है, दूसरे के हिसाब से हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ का जो इतिहास लिखा गया आजादी के बाद, हिंदी साहित्य का इतिहास,
आजादी के बाद क्या, आजादी से पहले ही लिखा गया था। नागरी प्रचारणी सभा में लिखा जा रहा था हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसी नागरी प्रचारणी सभा में भारतेंदु जी की प्रेम पोषिता, उनकी प्रेमिका कह लीजिए, प्रेम पोषिता हम बोल रहे हैं, प्रेम पोषिता मल्लिका जी का उपन्यास भी पढ़ा हुआ था, और तमाम अनुदित रचनाएं थी, कविताएं वो लिखा करती थी। लेकिन मल्लिका देवी को कहीं इतिहास के पन्नों में नहीं रखा गया, चर्चा ही नहीं की गई कि वो लेखिका भी थी। और उससे भी बड़ा अफसोसनाक काम ये हुआ इतिहासकारों के द्वारा कि मल्लिका देवी का एक उपन्यास है चंद्रप्रभा पूर्ण प्रकाश, बहुत पतला सा उपन्यास है जी। अभी भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में वहां पे नागरी प्रचारणी सभा के दुर्लभ ग्रंथालय विभाग में पड़ा है। पता नहीं अब गायब कर दिया गया हो तो मैं नहीं जानती, लेकिन उसके बारे में कथा देश और तमाम पत्रिकाओं में भी, नागरी प्रचारणी की जो पत्रिका अपनी है उसमें भी निकाला गया कि मल्लिका देवी का उपन्यास था। और बाद में जब हिंदी साहित्य का इतिहास मैंने खंगाला तो देखा कि बहुत सारे इतिहासकारों ने लिखा था कि ये भारतेंदु जी का पहला सामाजिक उपन्यास है। तब मुझे लगा, अरे एक महिला के साथ इतना बड़ा अन्याय होता चला जा रहा है और कोई बोलने वाला नहीं है। उस महिला ने शायद कभी सोचा भी नहीं रहा होगा 200 वर्ष बाद कोई एक नीरजा माधव आएगी और वो उनकी रचनाओं को ढूंढ निकालेगी, फिर ओझल नारे इतिहास लिख के और फिर उसमें उनको, तो बाकायदे हमने भारतेंदु जी के वंशजों से, उस समय जीसी चौधरी जी थे जियोलॉजी डिपार्टमेंट के प्रोफेसर, उनसे हमने परमिशन लिया कि मुझे ये अनुमति दीजिए कि मैं मल्लिका जी को भारतेंदु जी की प्रेम पोषिता बताते हुए मैं हिंदी साहित्य के ओझल नारे इतिहास में उनकी रचनाओं को दर्ज करूं जी। और फिर मैंने किया। इसी तरह से अनेक स्त्रियां मुझे मिली जिनका कोई नामो निशान नहीं था हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो फिर मैंने वो ओझल नारे इतिहास लिखा। और अब कोई कहता है कि कटघरे में हमने खड़ा किया जानबूझ के, नहीं। अगर उन्होंने सायास छोड़ा था इन महिलाओं को जानबूझकर तो भी बहुत बड़ा अक्षम्य अपराध था, और अनायास छोड़ा था तो भी अपराध था कि आपने गंभीरता से अपना काम नहीं किया। महोदय, मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा, क्या इस ग्रंथ को आप स्त्री विमर्श का भारतीय पक्ष मानती हैं? आपकी दृष्टि में आज का स्त्री विमर्श कितना प्रासंगिक है? देखिए, स्त्री विमर्श समझकर तो मैंने इस ग्रंथ की रचना नहीं की थी जी। मेरे अंदर बस एक खोज वाली प्रवृत्ति रही है। जब भी मैं कुछ लिखती हूँ तो बिना खोज किए, बिना रिसर्च किए, बिना उस पर पूरा मंथन किए मैं कोई भी अपनी कृति नहीं देती जी। जब तक कि मैं उस क्षेत्र से संबंधित तमाम जानकारियां, वह भी बिल्कुल प्रामाणिक जानकारियां मैं जुटा न लूं। तो मेरे पास केवल एक लक्ष्य था कि जो स्त्रियां छूट गई थीं 1857 से 1947 के बीच, जो रचना कर्म कर रही थीं लेकिन उन्हें नहीं लिया गया इतिहास में, मैं उन स्त्रियों की खोज कर रही थी। स्त्री विमर्श मेरा उद्देश्य नहीं था। अब बहुत सारे लोगों को, आलोचकों को और बहुत सारे विद्वानों को, प्रोफेसर्स को उसमें स्त्री विमर्श दिखाई देता है। भाई किसी स्त्री के बारे में आप बात कर दीजिए या कोई उपेक्षित और वंचित स्त्री है उसके बारे में बात कर दीजिए तो लोग उसको स्त्री विमर्श समझ लेते हैं। नहीं, ये तो एक आईना दिखाया गया कि भाई आप लोग जो काम करिए उसको पूरी तरह से मन लगाकर करिए ना, कि किसी स्त्री को ना छोड़ दीजिए, पुरुष को भी नहीं छोड़ना चाहिए। समानता की भावना, साहित्य तो सहित भाव है, ये सहित भाव के साथ आप करिए। लेकिन स्त्री विमर्श का भारतीय पक्ष आप उसको कह सकते हैं। भारतीय पक्ष अगर स्त्री का देखना है तो मैंने एक पुस्तक और ललित निबंधों की शैली में लिखी है, भारतीय स्त्री विमर्श उसका नाम ही हमने दिया है। उसमें तमाम लेख है मेरे स्त्रियों से संबंधित। तो हमें लगता है कि जो भारतीय स्त्री विमर्श है उसको मतलब अलग से कहीं व्याख्यायित करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यहाँ भारत में, सनातन धर्म में या सनातन संस्कृति में स्त्रियों का बड़ा उज्जवल पक्ष रहा है जी। स्त्रियां स्वयंवरा होती थी, स्त्रियां ब्रह्मवादिनी होती थी, वेदों का ज्ञान लेती थी, वो घुड़सवारी करती थी, युद्ध कौशल में निपुण होती थी जी। बहुत सारे हमारे उदाहरण हैं। कैकेयी युद्ध में जाती हैं, दशरथ उन पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं,
अक्षौहिणी सेना है उनके पास, फिर भी युद्ध क्षेत्र में कैकेयी साथ होती है और किस तरह से वो प्राणों की रक्षा करती है। जी। तो एक उदाहरण तो आप मान लीजिए रामायण से पा रहे हैं। आप द्रौपदी को देखिए, पूरे समय वो महाभारत में वो युद्ध क्षेत्र में विराजमान रहती है, कहाँ पर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो पल पल का हिसाब रखती है। और द्रौपदी का चरित्र एक ऐसा चरित्र है, याज्ञ से भी है, वो यज्ञ की लपटों से निकली हुई एक तेजोमयी स्त्री जी। तो उसको हम बहुत चलताऊ शब्दों में नहीं कुछ कह सकते कि स्त्री विमर्श का वो सबसे बड़ा उदाहरण थी। कुछ लोग बहुत निगेटिव सेंस में स्त्री विमर्श के रूप में उनको द्रौपदी को कोट करते हैं। आजकल के वो जो पाश्चात्य स्त्री विमर्श के नारे से जो प्रभावित स्त्रियां और पुरुष हैं लेखक, उन लोगों की बात मैं कर रही हूँ। लेकिन द्रौपदी सचमुच में एक बहुत बड़ी नायिका है हमारे देश की, हमारे सनातन संस्कृति की, कि जब जब स्त्री का थोड़ा सा भी अपमान होगा तो इस देश में युद्ध हुए हैं, महाभारत हुआ है। आप देखिए, सीता का अपमान होता है तो वहां पर एक राक्षस संस्कृति विनष्ट हो जाती है जी, युद्ध में नष्ट हो जाती है एक राक्षस संस्कृति, लंका दहन हो जाता है, लंका नष्ट हो जाती है, वहां का रावण का साम्राज्य छिन जाता है, खत्म हो जाता है, रावण को खत्म कर दिया जाता है। तो हमारे यहाँ की संस्कृति स्त्रियों के बारे में ये रही है कि एक स्त्री का जो अपमान है वह अपमान पूरे राष्ट्र का अपमान बन जाता है, और उस पूरी संस्कृति को विनष्ट करने में भी हमें कोई परहेज नहीं होता है, कोई हम पीछे नहीं हटते हैं, हमारे यहाँ के पुरुष नहीं हटते थे। और आज क्या हुआ, आजादी के बाद हमारे देश में कुछ मुट्ठी भर वक्रपंथी विचारकों ने, वक्रपंथी लेखकों ने यह प्रचारित करना शुरू कर दिया कि स्त्री के हर निर्णय पर पुरुष का अधिकार है, पुरुष तो इसके आगे बढ़ने में, स्वतंत्रता में बाधक है, स्त्रियों तुम्हें मुक्त हो जाना है पुरुषों से। अरे मुझे आश्चर्य होता है, किस पुरुष से मुक्ति की बात करती है हमारी स्त्री? हमारे देश की स्त्री किस पुरुष से मुक्ति की बात करती है? उस पिता से, जो पिता उसको अपनी बाहों में लेकर जब छोटी रहती है तो लोरियां सुनाता है, भले ही मोटी आवाज में सुना रहा हो। उस भाई से, जो अगर कोई राह चलते कोई लड़का अगर गंदा कमेंट कर देता है तो मरने मारने पर आमादा हो जाता है वो भाई। एक पति से यदि बहुत अच्छा है जीवन साथी, तो मैं उन जीवन साथियों की बात नहीं कर रही हूँ जो थोड़े रावड़ी प्रवृत्ति के होते हैं। जीवन साथी का साथ एक लंबा साथ होता है स्त्री के साथ जी। इसलिए जो अच्छे, जो समझदार, जो सुलझे हुए जीवन साथी हैं, उससे मुक्ति की कामना नहीं करती है स्त्री जी। वो हमारा सपोर्ट होता है। हम बाहर से, जब आज सशक्तिकरण के नाम पर स्त्रियां नौकरी करने निकल पड़ी हैं, और जब बाहर जाती हैं तो बाहर जैसे पुरुषों के सामने चुनौतियां आती हैं, स्त्रियों के सामने उससे ज्यादा चुनौतियां आती हैं। तो जब वो चुनौतियां झेलकर हम बाहर से घर में आते हैं और अपने सारे तनाव अपने जीवन साथी को देखकर हम निश्चिंत हो जाते हैं, तो क्या हम उस जीवन साथी से मुक्त होना चाह रहे हैं क्योंकि वो पुरुष है, या अपने पुत्र से हम मुक्त होना चाह रहे हैं जो एक गिलास पानी लेकर खड़ा होता है? तो इस तरह से सारे पुरुषों से मुक्ति का जो नारा दिया गया हमारे देश में, एक आयातित नारा। पश्चिमी देशों में स्थितियां कुछ और हैं, जिसकी वजह से स्वतंत्रता की कामना, और वहां पर भी स्वतंत्रता के मायने कुछ और ही हो गए। वहां पर जितना स्त्रियों के भीतर एकाकीपन, टूटन, अकेलापन, अवसाद है, उसी अवसाद, एकाकीपन, अकेलेपन और टूटन में हमारे देश की स्त्री को भी झोंकने का प्रयास किया गया जी। आज अलग रहने की प्रवृत्ति, स्वतंत्रता के नाम पर स्वच्छंदता की जो प्रवृत्ति, उसने तमाम तरह की जो विसंगतियां, जो विडंबनाएं हमारे समाज में उत्पन्न की हैं। आप क्या सोचते हैं, स्त्री विमर्श हमारा सही दिशा में जा रहा है? नहीं, सही दिशा में नहीं जा रहा है। हमें उन पुरुषों से मुक्त होना है जो पुरुष हम स्त्रियों के विचारों की हत्या करके उसको अपने पक्ष में, अपने हित में लगाते हैं। हमें सावधान इस तरह के पुरुषों से रहना है, हमें सावधान इस तरह के पुरुषों से रहना है जो हमें मिसयूज करते हैं, हमारी आड़ लेकर कहीं कुछ अपना हित साधते हैं। हमें उन पुरुषों से सावधान रहना है जो बाहर
कि स्त्री से कहते हैं स्वतंत्र हो जाओ और अपने घर की स्त्री को घूंघट में रखते हैं, एक सामंती प्रवृत्ति के साथ चौखट के भीतर ही रखते हैं। ऐसे लोगों का चेहरा हमको बेनकाब करने की आवश्यकता है। तो स्त्री विमर्श को हमको भारतीय संदर्भ में समझने की आवश्यकता है। भारतीय समाज की बनावट बिल्कुल अलग ढंग की है। भारतीय समाज की धुरी है स्त्री, और इस तरह से राष्ट्र की भी धुरी है स्त्री। हमारे विष्णु पुराण में कहा गया है, योषितो ना अवमन्येत, स्त्री का अपमान नहीं होना चाहिए। ऋग्वेद में कहा गया है कि जिस राष्ट्र में स्त्रियों का अपमान होता है वह राष्ट्र पतन को प्राप्त होता है। किस लिए कहा होगा हमारे वेदों ने? यानी स्त्रियों का सम्मान होना चाहिए। तो जहां पर स्त्री के लिए इतनी अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं, विवेकानंद जैसे लोग कहते हैं कि स्त्री के रूप में जन्म लेना बहुत सौभाग्य की बात होती है। जी। और मनुस्मृति में भी कहा गया, मनुस्मृति यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते, जिसके बारे में तमाम वितंडा लोग बनाते हैं, हमारे वक्रपंथी लोग, भाई और बहन लोग, उन लोगों को बताना चाहिए कि भाई मनुस्मृति में कहा गया है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो हमारे यहाँ तो नारियों की पूजा की बात की गई है। अब कुछ उत्तर आधुनिकतावादी या आधुनिकतावादी स्त्रियां कहती हैं कि भाई हमें देवी ना बनाओ, हमें मनुष्य रहने दो। अरे देवी का मतलब यह नहीं होता है कि आपको एक मूर्ति बना के और पूजा घर में स्थापित करके पूजा करनी है। यह कहा जा रहा है कि आप उतनी ही पवित्र हो जितनी पवित्र एक देवी की प्रतिमा है। हम उतनी ही पवित्रता के साथ आपको देखते हैं। तो आप उसके पीछे छिपे हुए भाव को समझिए ना। आप शब्दों पर जा रहे हैं, उथली व्याख्या कर रहे हैं और उस उथली व्याख्या के साथ हमारी नई पीढ़ी को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि उन स्त्रियों से भी सावधान रहने की आवश्यकता है जो स्त्रियां स्त्री मुक्ति के नाम पर हमारी पीढ़ियों को भड़काने का, भटकाने का प्रयास कर रही हैं। महोदया, मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा, तिब्बती शरणार्थियों पर भारत में किया गया पहला लेखन आपका उपन्यास गेसे जंपा है। यह उपन्यास सन 2006 में भी संघ के मुख्य पृष्ठ कहे जाने वाले अखबार पांचजन्य में कई कड़ियों में प्रकाशित हुआ था, और कोरोना काल में भी इस उपन्यास को पांचजन्य में फिर से कई कड़ियों में प्रकाशित किया गया। आपकी एक कृति भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री को सर संघ चालक श्री मोहन भागवत जी ने वाराणसी में आकर लोकार्पित किया था। आपको श्रोता एवं पाठक संघ के विचारों से प्रभावित लेखिका मानते हैं। आप इसे कहाँ तक स्वीकार करती हैं? क्या आपको ब्रांडेड होने का डर नहीं लगा? ब्रांडेड होने में कैसा डर? ब्रांडेड का मतलब क्या हुआ? परंपरावादी, सनातन संस्कृति की पोशिका, हिंदूवादी, या अपनी संस्कृति, भारतीय संस्कृति में विश्वास रखने वाली? जी। अगर संघ की बात करें कि संघ से मेरा जो जुड़ाव श्रोता और पाठक मानते हैं, तो मुझे लगता है कि ब्रांडेड होने में कहीं से कोई बुराई नहीं है। मैं अगर अपनी परंपरा को मानती हूँ, संघ भी परंपरा, संस्कृति, हमारी जो राष्ट्रीय विरासत है, जो राष्ट्र है, भारत माता है, संघ तो यही बातें कर रहा है ना। जी जी जी। तो अगर हम उसमें विश्वास रखते हैं तो ऐसा उसमें मतलब हमें संकोच करने की आवश्यकता क्या है? ब्रांडेड होने में मुझे गर्व होगा कि मैं भारत की हूँ, मैं भारत के बारे में बात करती हूँ, मैं अपनी संस्कृति की बात करती हूँ, मैं अपने मूल्यों की बात करती हूँ, परंपराओं की बात करती हूँ। आपने देखा होगा भारतीय परंपरा का विरोध करने वाले भी बहुत सारे लोग हैं। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा। जब वो भारतीय परंपरा का विरोध कर रहे होते हैं तो क्या आपको नहीं लगता है कि वो कहीं किसी दूसरी परंपरा से प्रभावित हो रहे होते हैं? परंपरा विहीन तो कोई नहीं हो सकता। जी। परंपरा यानी हमारी जीवन शैली। हम सुबह उठते हैं, हम सूर्य नमस्कार करते हैं, हम पूजा करते हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, परिवार है, परिवार के लिए समय देते हैं, फिर हम अपने बारे में तब सोचते हैं। ये हमारी परंपरा है। तो अगर इस परंपरा में कहीं कोई बुराई आपको नजर आ रही हो तो बताएं। तो जब हम हमारी परंपरा में हमारी वेशभूषा भी आ जाती है। बहुत स्थूल ये व्याख्या है परंपरा की। जी। परंपरा वह नहीं है जो हम बाहर से केवल दिखाई देते हैं। वेशभूषा तो समय के साथ बदलती रहती है, लेकिन जो हमारी मानसिक अवस्था है,
जो अपने मूल्यों से, अपनी परंपराओं से, अपनी जड़ों से जुड़े रहने का जो भाव है, जी। वास्तविक परंपरा तो वो है। हमें अपने जो आस्था के केंद्र हैं, जो हमारे विश्वास के मूल्य हैं, उनमें विश्वास रखना, उसमें आस्था रखना, ये हमारी परंपरा है जी। ये हमारा पहनावा, ओढ़ावा, खान पान, ये सब तो मान लीजिए बाह्य आवरण है, लेकिन हमारी अंतर यात्रा जो है, हमारी परंपरा, हमारी आस्था, हमारे विश्वास और हमारी भारतीयता के साथ, संस्कृति के साथ चलती है जी। अब बहुत सारे लोग, आप देखिए उदाहरण, विदेशों में बहुत सारे लोग साड़ी पहनते हैं। केवल साड़ी पहनने मात्र से वो भारतीय तो नहीं हो जाएंगे, नहीं, मानसिकता से। ऐसे ही हमारे देश में बहुत सारी लड़कियां जीन्स पहनती हैं विदेशों की नकल में, तो वो विदेशी तो नहीं कही जाती, नहीं, वो तो भारतीय ही है। यानी जो पहनावा उढ़ावा है वह पूरी तरह से आपकी परंपरा का द्योतक नहीं है। परंपरा हमारी वह है जो समय के साथ अपने को परिवर्तित भी करती चलती है, लेकिन उसकी जो एक अंतर्वर्तनी शक्ति है, जैसे नदी के किनारों पर जो धारा होती है उसमें सूखी पत्तियां, फूल और गंदगी भी आकर जम जाती है जी। और लेकिन जो अंडर करंट है नदी का, जो भीतर से एक प्रवाह उसका निरंतर चल रहा है, असली नदी तो वो है। अब हम कहने लगे किनारों पर जो वो गंदगी जमा हो गई है, हम कहें परंपरा ये है, नहीं, परंपरा वो नहीं है। और अगर परंपरा उसे आप मानते हो तो उसको तो हम कभी भी साफ कर देते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या होता है, गणेश मान लीजिए, हम गणेश में विश्वास करते हैं या शिव में विश्वास करते हैं, राम में विश्वास करते हैं, तो गणेश चाहे सुपारी पर मौली लपेट कर बनाए गए हो, चाहे पेंटिंग में हो, चाहे एक मिट्टी की मूर्ति में हो, चाहे गोबर से भी कभी कभी बना दिए जाते हैं गणेश जी और गौरी जी, रूप कोई भी हो, टी शर्ट पर भी गणेश जी दिखाई दे जाएंगे। जी, जी। गणेश किसी भी रूप में हमारे सामने हो, लेकिन उनका जो गणेशत्व है वह हमारी परंपरा है, वह हमारी आस्था का विषय है, तो वह कभी नहीं खत्म होती है। और अगर मैं उस अंतर्वर्तनी शक्ति के साथ जुड़कर चल रही हूं, तो आप कह सकते हैं कि मैं संघ से प्रभावित हूं और मुझे गर्व है कि मैं संघ से प्रभावित हूं। मेरे बहुत सारे उपन्यासों को, जैसे आपने कोट किया कि पांचजन्य में गेशे चंपा 2-2 बार कई कड़ियों में प्रकाशित हुआ जी। तो तिब्बत के बारे में पिछली सरकारें भले न उतनी कॉन्शियस रही हूं, लेकिन तिब्बत को लेकर हमारे यहाँ के जो वास्तविक नेता थे, वास्तविक नेता मैं कह रही हूँ, नायक जो हमारे आजादी के और बाद के लोग रहे, उन लोगों के मन में आज भी वो भावना है कि तिब्बत एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में, बफर स्टेट के रूप में भारत और चीन के बीच में होना चाहिए। तमाम तरह की जो टकराहटें हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी अगर एक छोटा सा राष्ट्र बीच में आजाद हो जाता है। जी, जी। तो हमें लगता है कि पांचजन्य में प्रकाशित करने के पीछे भी वही भाव रहा होगा, क्योंकि 2006 में जब मेरा ये उपन्यास गेशे चंपा आया तो कहीं से माननीय कुप्सी सुदर्शन जी उस समय सरसंघ चालक थे, संघ प्रमुख थे जी। उन्होंने उस उपन्यास को पढ़ा और मुझे बड़ा अद्भुत लगा था जब उनका स्वयं फोन मेरे पास आया और उन्होंने कहा कि मैं अपने को रोक नहीं पाया इस उपन्यास को पढ़ने के बाद, मैं चाहता हूं कि पांचजन्य में इसकी कई कड़ियां मैं प्रकाशित करवाऊं, तुम सहमत हो नीरजा? मैंने कहा जो भी करना हो, मुझे तो सबसे बड़ी उपलब्धि यही लग रही है कि आपने मुझे फोन किया मेरा उपन्यास पढ़ के। जी। तो मतलब संघ में लोग बहुत पढ़ते हैं, यह तो मैं स्वीकार करती हूँ जी। अन्यथा इतने राष्ट्र के दायित्व का निर्वहन करते हुए सरसंघ चालक को गेशे चंपा पढ़ने की फुर्सत मिलना बहुत बड़ी बात होती है। कि किसी मतलब उस समय तक भाई मैं बहुत अचर्चित लेखिका थी ना, 2006 तक तो 4-6-10 किताबें मेरी आई हुई थी, प्रकाशित थी, तो मैं अपने आप को उस समय नहीं सोच पा रही थी मैं बहुत चर्चित लेखिका हूँ। लेकिन किसी अचर्चित लेखिका की कृति को संघ प्रमुख के द्वारा पढ़ा जाना और उनका फोन करना और फिर उसे पांचजन्य में प्रकाशित करवाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये बहुत बड़ी बात थी। और ऐसे ही वर्तमान जो हमारे सरसंघचालक जी हैं, उन्होंने भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री, जो मेरी
पुस्तक आई तो उसके लोकार्पण के लिए भी वो जब रामनगर आए तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि की बात थी। अब जी। कोई कह सकता है कि लाल बहादुर शास्त्री तो कांग्रेस के नेता थे, नहीं, जो भारतीयता से जुड़ा हुआ नेता था वह सब हमारे अपने हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री जी की सादगी, ईमानदारी और जो भारतीयता के प्रति उनकी निष्ठा थी, जो अपने राष्ट्र के प्रति उनकी निष्ठा थी, उसके कारण वो भी तो संघ के माने जाएंगे। जी जी। संघ का कार्य क्या है? संघ का कार्य राष्ट्र का कार्य है, राष्ट्र को एक सूत्र में जोड़ना, जी। राष्ट्र में जो व्याप्त विडंबनाएं और विसंगतियां हैं उनको दूर करने का प्रयास करना, और वह भी कितने शांत तरीके से। तो हमें नहीं लगता है कि इसमें कहीं से कोई ब्रांडेड होने का डर सताएगा, या अपनी परंपरा और आस्था और विश्वास से जुड़े रहने पर कोई मुझे कह देगा कि संघ की है तो मुझे बहुत डर लग जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। गर्व भाव है मेरे भीतर कि मैं भारतीय हूँ, भारतीय संस्कृति में मैं रची बसी हूँ। ईश्वर करे कि यह भाव मेरा आजीवन बना रहे। महोदया, मेरा अगला प्रश्न आपसे रहेगा। भारत विभाजन पर केंद्रित आपका उपन्यास है और मुझे लगता है कि उस समय आपका जन्म नहीं रहा होगा। आपने उस समय के विषय को उठाकर उपन्यास लिखने की चुनौती को कैसे स्वीकार किया? जरूरी नहीं है रुपेश कि हमारे समय काल में जो घटनाएं हो मैं केवल उन्हीं पर लिखूं। एक छोटी सी घटना, विश्व संवाद केंद्र की पत्रिका एक मुझे मिली, उसमें छोटी सी न्यूज थी जी। कि राजौरी की घाटी में इतने हिंदू मार दिए गए थे भारत विभाजन के समय, कत्लेआम हुआ था उनका कभी लाइव इसमें पाकिस्तानी सैनिकों के द्वारा। जी। कौन लिखेगा इनका खूनी इतिहास? उनकी अस्थियों को ट्रकों में भर भर कर विसर्जित किया गया था, उनको चिता नहीं मिल पाई थी। कौन लिखेगा उनका खूनी इतिहास? ये इतनी छोटी सी न्यूज मुझे उद्वेलित कर गई थी। मैंने कहा कि मेरा सब कुछ लिखना व्यर्थ है यदि मैं अपने हिंदू भाई बहनों के लिए ये ना लिख सकूं। तो मैंने मन में सोचा कि उन्हें चिता भी नहीं मिली, उनका कोई तर्पण करने वाला भी नहीं था, उनके स्वजन भी नहीं पता चल पाए थे कि किसके यहाँ वो आ रहे थे पाकिस्तान से विस्थापित होकर, उनके घर के लोग कौन थे। तो मैंने एक तर्पण कथा के रूप में कि ये एक उसमें की लड़की जो हिंदू लड़की रहती है और वो भी ब्राह्मण लड़की रहती है, उसको कबायली उठा ले जाते हैं बलात्कार शिविर में से जहाँ शरण ली रहती है, और वो लड़की किस तरह से पूरे समय जो आक्रांता होते हैं, जो आतंकी होते हैं, उनके प्रतिरोध में अपने बच्चे को भी तैयार करती है और स्वयं भी मानसिक रूप से खड़ी रहती है। और वृद्धावस्था में उसे वह अवसर मिलता है कि वो अपने पुत्र के साथ भारत आती है और गया में उन सारे हिंदुओं का तर्पण करती है जो उसकी आंखों के सामने कत्लेआम जिनका हुआ था। वो लोग शरण लिए हुए थे, लाखों लोग, और कबायली वेश में उन लोगों ने कत्लेआम किया था। तो उन सारे हिंदुओं का वो तर्पण करती है, क्योंकि हमारे यहाँ आपने देखा होगा सनातन धर्म इतना उदार है कि हमारे यहाँ जो श्राद्ध पक्ष होता है, जो पितृपक्ष होता है, और श्राद्ध की जो पुस्तक है धार्मिक, उसमें भी लिखा हुआ है, जो हमारी शास्त्रीय मान्यता है कि आपके कुल के कोई हो या ना हो, अज्ञात कुल के हो तो भी आप उनका तर्पण कर सकते हैं, आप उनको श्राद्ध दे सकते हैं, जलांजलि देते हैं, तिलांजलि देते हैं। उस लिहाज से उस उदार सनातन धर्म के आधार पर वह स्त्री जो यहीं की हिंदू लड़की थी, वृद्धा स्त्री के रूप में आती है भारत, गया में वो तर्पण करती है। तो उस कहानी को मैंने तेभ्या स्वधा करके लिखा, उस उपन्यास को, और फिर पंडित विद्यानिवास मिश्र जी के पास बैठे हुए थे, बात हो रही थी, तो पंडित विद्यानिवास मिश्र जी का स्नेह बहुत मिलता था मुझे। तो उन्होंने कहा इस समय तुम क्या लिख रही हो? मैंने बताया। उन्होंने कहा अपनी पांडुलिपि ले आना। मैंने पांडुलिपि दिया उनको, वो दिल्ली जा रहे थे, फिर दिल्ली से लौटे तो पूरी पांडुलिपि उन्होंने पढ़ ली थी। तो उन्होंने कहा उपन्यास अच्छा है, लेकिन जिस समय का तुम वर्णन कर रही हो उस समय तो तुम पैदा ही नहीं हुई थी। यही प्रश्न जो रूपेश ने किया, उन्होंने कहा उस समय तो तुम पैदा नहीं हुई थी, तो कोई ये प्रश्न उठा सकता था कि आपने तो देखा नहीं था जी, तो आपने लिखा कैसे? तो हमने कहा हाँ, मैं उनको बाबूजी कहती थी, हाँ बाबूजी ये बात तो है, लेकिन कल्पना से तो मैंने पूरा लिखा ही है।
जो घटनाएं मैंने पढ़ी, जी तो उन्होंने कहा कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो उस समय पैदा हुआ रहा हो, जिसने उस घटना को देखा भी हो, सुना भी हो, या देखा ना भी हो तो सुना हो, उस कालखंड का हो, वह व्यक्ति इसमें भूमिका लिख दे, तो तुम्हारा ये जो उपन्यास है ये ऑथेंटिक माना जाएगा, जी प्रामाणिक माना जाएगा। हमने कहा बाबूजी आपसे बेहतर कौन होगा आप ही इस पर भूमिका लिख दीजिए, क्योंकि उस समय तो आप थे। तो कह रहे हैं कि हंसने लगे, बोले ये तो अच्छी बात है कि हम ही तुमको सुझाव दें और फिर तुम हम ही से बोल दो। हमने कहा नहीं, अब तो आप ही को लिखना पड़ेगा तेव्य सुधा की भूमिका। तो एक छोटी सी भूमिका पंडित विद्यानिवास मिश्र जी ने, जल्दी वो भूमिका नहीं लिखते थे किसी की, लेकिन तेव्य सुधा उपन्यास की भूमिका उन्होंने लिखी, और पहले मैंने इसकी टाइटल दी थी तर्पयामी जी, तो उन्होंने ही टाइटल बदलकर कहा कि इसकी टाइटल यानी शीर्षक तेभ्य स्वधा करो। बहुत सारे हिंदू थे, उनके लिए तर्पण स्वधा। तो ये उपन्यास इस रूप में आया और फिर प्रभात प्रकाशन से वो प्रकाशित हुआ। आज बहुत सारे पाठ्यक्रमों में, बहुत सारे विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रम में है, क्योंकि उसमें उस समय के भारत विभाजन के समय का पूरा जो इतिहास है, जिसको आज जो वक्रपंथी इतिहासकार है वो तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं। बहुत सारे ऐसे वामपंथी लेखकों ने यहाँ से जाने वाले लोगों की बड़ी व्यथा कथा लिखी, घड़ियाली आंसू बहाए, लेकिन पाकिस्तान से जो विस्थापित होकर भारतीय यहाँ आ रहे थे, उनके शव ट्रेनों में भर भर कर भेजे जा रहे थे, उनकी संपत्ति लूट ली जा रही थी, लड़कियों और स्त्रियों का मर्यादा हनन हो रहा था, उसके बारे में बहुत कम लोगों ने, भारत के लेखकों ने लिखा जी। तो मुझे लगा कि मैं वो काम करती हूँ, उधर से विस्थापित होने वाले भारतीयों के बारे में मैं लिखूंगी, इधर से जाने वालों के बारे में वामपंथियों ने लिखा, तो उधर से आने वालों के बारे में मैंने लिखा। हमारी एक मित्र हैं क्षमा कौर, उन्होंने भी लिखा। तो हमें लगता है कि अभी तो फिलहाल 2 लेखक ऐसे हैं जिन्होंने उधर से विस्थापित लोगों के बारे में लिखा। महोदया, आपके पास समय का अभाव रहता है, लेकिन मेरे एक बार कहने मात्र से ही आपने जो मुझे अपना सानिध्य प्राप्त करने का शुभ अवसर दिया, और ऑन द कैमरा मैं भले ही आपको महोदया कह करके पुकारा, लेकिन ऑफ द कैमरा आपने जो मुझे अपने बेटे के समान प्यार दिया है, और मैं आपको माँ के समान जो प्यार पाया और माँ कहता भी हूँ, उसके लिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। और आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए मैं आपका एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ। रूपेश, बहुमूल्य समय मैंने दिया या तुमने ले लिया, ये तुम्हारा अपना व्यवहार है। और दूसरी बात ये कि तुम भी बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो ना, जैसा कि बताया, काशी रहस्य के नाम पर 108 लोगों को तुम जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को, और ये एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हो, तो उसके लिए समय देना हम काशी वासियों का या जो भारत के नागरिक हैं उनका दायित्व भी बनता है। तो ये तो बराबरी की बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने समय बहुत दिया और आप इतने विनीत भाव से ले रहे हैं, नहीं, आपने भी समय दिया, आप भी वो कार्य कर रहे हैं, आप एक महत्वपूर्ण कार्य में लगे हुए हैं। अपने कैरियर को एक तरफ रखते हुए, आपकी उम्र भी अपना कैरियर बनाने की है, लेकिन आप काशी रहस्य के बारे में घूम रहे हैं कैमरा लेकर यहाँ वहाँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। नई पीढ़ी से हमको उम्मीदें बढ़ती हैं, हमारी नई पीढ़ी कुछ बहुत अच्छा करना चाह रही है, उसकी एक कड़ी आप है। तो ये सब आप लोग का प्यार और जो सानिध्य है वो करा रहा है, और कुछ बाबा विश्वनाथ की कृपा कह सकते हैं कि वो बस उन्हीं की सब कृपा है, काशी वासियों पर तो उन्हीं की कृपा है। मैं तो उन्हीं को सब कुछ मानता हूँ कि वही करवा रहे हैं सब। बिल्कुल बिल्कुल, सब उन्हीं के अनुसार हो रहा है, जो कुछ भी वो करवा दें सब हो जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद रूपेश, आपने आकर यहाँ पर इतने सारे प्रश्न किए। पता नहीं आपके माध्यम से हमारे दर्शक संतुष्ट हो पाए या नहीं हो पाए, लेकिन जो मन में था, निश्चित रूप से जो दर्शकों की जिज्ञासा रही होगी वो आपके माध्यम से वो शांत हो जाएगी, मुझे ऐसा पूर्ण विश्वास है। तो आपके दर्शकों को मैं नमस्कार कहती हूँ। आपको पुनः प्रणाम।
अंतर है तपशाला तपशाला। मधुर हलचल से झूम झूम लहराता। हली सुन अंतर है तपशाला तपशाला। मंदिर के शून्य गर्भ में ये प्राण बना है यज्ञ कुंड। मंदिर के शून्य गर्भ में ये प्राण बना है यज्ञ कुंड। मध्यम मध्यम जलती रहती पल पल जीवन ज्वाला। हली सुन अंतर है तपशाला तपशाला। हली सुन अंतर है तपशाला तपशाला। वह काल तपस्वी बैठ लीन हृदय थाल से बीन बीन। वह काल तपस्वी बैठ लीन हृदय थाल से बीन बीन। स्पंदन के समिधा प्रतिपल आहुति करता जाता। हली सुन अंतर है तपशाला तपशाला। हली सुन अंतर है तपशाला तपशाला। हली सुन अंतर है तपशाला तपशाला।